हाय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप ठीक होंगे। और पास्ट पेपर प्रैक्टिसेस के सिलसिले में ये वीडियो मैं लेके आया हूँ। आपका पेपर बहुत करीब है, मैंने सोचा पास्ट पेपर्स को सबसे पहले डिस्कस कर लिया जाए। तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का ये 2013 का पेपर है। इसमें कुछ सिलेक्टिव एमसीक्यूज़ हम करेंगे और रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट्स करेंगे। जहाँ पर ईयर और बुक्स के नेम वो आ जाएंगे, वो मैं आपको पता ही है मैं नहीं करता होता, वो आप लोग खुद देख लेंगे, वहाँ सर्च कर लेंगे। तो पहला एमसीक्यू आपके पास है, द इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन बिटवीन टू परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स। टू परफेक्ट सब्सटीट्यूट, लेट से हम अज्यूम कर रहे हैं, जस्ट अज्यूम कर रहा हूँ मैं कि फांटा और मरिंडा ये दो परफेक्ट सब्सटीट्यूट हैं। आपके हाथ में बॉटल आती है, आप पी लेते हैं, फिर पता चलता है आपने फांटा मांगा था, उसने मरिंडा पकड़ा दिए। मैं अज्यूम कर रहा हूँ। सो इनमें से किसी एक की प्राइस में थोड़ी सी चेंज आने से, लाइक इफ फांटा एंड मिरिंडा आर कंसिडर्ड एज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, a very minute change in the price of Fanta or Mirinda will shift all the customers from Fanta to Mirinda or Mirinda to Fanta. It means elasticity of substitution between two perfect substitutes is infinity. Okay, I have given the example, you can check it. आप अपने सोर्स से भी इसे चेक कर सकते हैं। द वर्टिकल सप्लाई कर्व पैरेलल टू प्राइस एक्सेस, दिस इज योर प्राइस एक्सेस, दिस इज योर एग्रीगेट सप्लाई। वर्टिकल सप्लाई कह लें, एग्रीगेट सप्लाई कह लें, चलिए हम सप्लाई कर लेते हैं, सिंपल सप्लाई कर्व ले लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स वाली। दिस इज एस एस। अब ये बताएं इसके ऊपर इलास्टिसिटी क्या होगी जी? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज व्हाट? ज़ीरो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हमारे पास, अ सिग्निफिकेंट property of Cobb-Douglas production function is that the elasticity of substitution between factor of production, जो दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिए होते हैं ना, लेबर और कैपिटल। सो आपने करना ये कि कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा। यूजुअली लोगों को मैथमेटिक्स मेरी तरह नहीं आती है, सो बस आपने ये देख लेना कि ये एल ए, ये के हो गया, ये अल्फ़ा, ये 1 माइनस अल्फ़ा, इस तरीके से। सो आपने क्या करना है, इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कर लेनी है। ये एक प्रॉपर्टी है उसकी, इस प्रॉपर्टी का आंसर इक्वल टू 1 है। अब जिसने वो प्रॉपर्टी थोड़ी सी भी पढ़ी हो ना, जस्ट उसकी लाइन, एक लाइन, दो लाइन पढ़ी हो, उसे याद होगा। सो उसकी प्रॉपर्टीज़ 5-6 हैं, वो देख लीजिएगा। सो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है जी? वो इक्वल टू 1 होता है। वेयर इज़ 1, वेयर इज़ 1, वेयर इज़ 1, इक्वल टू यूनिटी। इक्वल टू यूनिटी मीन्स इक्वल टू 1। हाँ जी, ये मैंने एक शॉर्ट लिस्ट किया था, जब विच ऑफ द फॉलोइंग ओलिगोपोली मॉडल इज कंसर्न विद द मैक्सिमाइजेशन ऑफ जॉइंट प्रॉफिट। अच्छा, ओलिगोपोली दो किस्म की होती है, कोल्यूसिव और नॉन कोल्यूसिव। तो जाहिर सी बात है, जो आपके पास कोल्यूसिव मॉडल्स होते हैं ना, जिसमें फर्म्स जो है ना टैसिट और ओवर्ट कोल्यूजन्स करके चलती हैं, ठीक है, या तो ओपनली एक्सप्लिसिट उनके कोल्यूजन होता है, या इम्प्लिसिटली वो एक कोलीडर बना लेते हैं। तो मेन मकसद ये होता है जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इसमें कोल्यूसिव ओलिगोपोली आता है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है जी? स्टैगफ्लेशन में वैसे मैं खुद बनाता होता हूँ, होता नहीं है, मैं कहता हूँ फिलिप्स कर्व जब पॉजिटिव स्लोप्ड हो जाए। क्या मतलब? इन्फ्लेशन भी इंक्रीज़ हो रहा हो, अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ हो रही हो, तो क्या होता है? स्टैगफ्लेशन हो जाता है। वैसे फिलिप्स कर्व होता नहीं है पॉजिटिव स्लोप्ड, मैं कहता हूँ कि फिलिप्स कर्व पॉजिटिव स्लोप्ड होता तो स्टैगफ्लेशन की एक्सप्लेनेशन बड़ी अच्छी हो जानी थी। या स्टैगफ्लेशन की एग्जांपल आप ना यूँ भी दे सकते हैं, दिस इज़ योर एग्रीगेट सप्लाई, दिस इज़ योर एग्रीगेट डिमांड। और अगर आप एग्रीगेट सप्लाई को बैकवर्ड लेके जाते हैं तो देखें प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं, और यहाँ से जीडीपी आपकी फॉल कर रही है y1 से y2, तो ये इंप्लाई कर रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। सो अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ हो रही है और प्राइसेस भी बढ़ रही हो, स्टैगफ्लेशन होता है। वेयर इज़ द आंसर, वेयर इज़ द आंसर, वेयर इज़ द सस्टेन प्राइस राइज एंड द राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, सी आपका आंसर है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिफर्स फ्रॉम द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है जी। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं एनडीपी क्या होती है। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं एनएनपी क्या होती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो आप क्या करते थे, जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस करते थे। एनडीपी में आप क्या करते हैं, जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। अब डेप्रिसिएशन क्या होती है, यानी कि व्हेन योर कैपिटल स्टॉक फिक्स एसेट जो है वो कंज्यूम हो गया या वो डिक्रीज़ होगी उसकी वैल्यू। अब यहाँ पर देखें ना, गवर्नमेंट इनकम, अब ये कारवान वाले के मैं बहुत ज़्यादा दुआएं देता रहता हूँ, गवर्नमेंट इनकम
फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये लिखा हुआ है जी, कोई तुक्की नहीं बनता। एनडीपी की डेफिनेशन जाके आप देख लें, खुद ही चेक कर लें आप, ठीक है, मेरे पे ना रिलाय करें। एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये दो डेफिनेशन आपको एनएनपी और एनडीपी की मिलेंगी। सो नेट डायरेक्ट कोई ताल्लुक ही नहीं है ना इसका ना इसका। नेट कैपिटल फॉर्मेशन, इसका भी कोई ताल्लुक नहीं है। ये नियरेस्ट आंसर बन सकता है, क्योंकि इसको हम कह सकते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। ये जो आपका फिक्स कैपिटल है वो कंज्यूम हो गया, कितना 10% 20%, यानी उसकी वैल्यू डाउन होगी। सो दिस कैन बी द आंसर आउट ऑफ 4। मैं करता पेपर में तो मैं सी को करता, क्योंकि ये तो तीनों इरेलीवेंट है। डेफिनेशन मुझे पता है, वो मैंने आपको बता दी कि एनडीपी की डेफिनेशन है जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। एनएनपी की भी बता दी। सो उसके बाद आपके पास डेप्रिसिएशन, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स कैपिटल, तो नियरेस्ट तो मुझे ये पता चलता है, तो मैं सी को करूँगा। Production possibility curve is concerned with what this production possibility curve shows. It shows different combination of two goods that a nation can produce, x और y, है ना। सो अब y से x की तरफ आते हैं, तो आप x ज़्यादा प्रोड्यूस करें, यू हैव टू फोरगो y, बिकॉज यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। एक कंट्री के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, आप y को ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, यू हैव टू फोरगो x। सो इट इज़ कंसर्न विद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपका आंसर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, और आपका आंसर ये नहीं है दैट इज़ रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी, जनरल इक्विलिब्रियम, नॉन नाना। इन केस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स, आई सी इज, कम्प्लीमेंट्री गुड में आई सी एल शेप्ड होता है, ठीक है। इंक्रीजिंग बोथ एक्स एंड वाई विल इंक्रीज योर सेटिस्फैक्शन। सो आप ए से बी पे जाएंगे, यानी बोथ एक्स की वैल्यू भी इंक्रीज हो, वाई की भी आप क्वांटिटी इंक्रीज करें, तभी जाके आपकी सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होगी। तो ये आपके पास क्या होता है, एल शेप। इन नॉन क्लूसिव ओलिगोपोली, नॉन क्लूसिव, लाइक आपके पास कॉर्नोट मॉडल है, आपके पास किंग्ड डिमांड कर्व मॉडल है, नॉन क्लूसिव है, फर्म्स आर फाइटिंग ऑन द आइदर बेसिस ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी। तो ये इसमें आपके पास बेसिकली फर्म compete कर रही होती हैं, ना तो सीक्रेट एग्रीमेंट होते हैं ना नॉन सीक्रेट, यानी कि ये इम्प्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इम्प्लिसिट कलूजन, ये एक्सप्लिसिट कलूजन्स, ये नहीं हो सकते, कंपटीशन होता है। पे ऑफ मैट्रिक्स आपने प्रिजनर डायलेमा में की होगी। पे ऑफ मैट्रिक्स बेसिकली पे ऑफ मैट्रिक्स शो कर रही होती है, यानी कि फर्म, दो फर्म होती है ना इसके अंदर, स्ट्रेटजी ए है, बी है, ये फर्म ए की या फर्म वन की, देयर आर टू फर्म्स इन द डॉपली मार्केट प्रिजनर डायलेमा में। तो क्या और होता है कि ईच फर्म इज चूजिंग स्ट्रेटजी। अब वो जब स्ट्रेटजी ए चूज़ करती है तो उसका आउटकम क्या आ रहा है जी, बी का क्या आ रहा है। इसी तरीके से फर्म जो फर्म टू है वो जो, तो बेसिकली आपका आउटकम्स को शो कर रही होती है, बेनिफिट्स को नहीं। व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ द स्ट्रेटजी, वो पे ऑफ मैट्रिक्स शो करती है। इफेक्टिव प्राइस सीलिंग यूजुअली, ये 2011 के पेपर में मैंने आपको बताया था, दिस इज़ योर सप्लाई, दिस इज़ योर डिमांड, ये प्राइस सीलिंग है। शॉर्टेज, एक्सेस डिमांड, डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई, यहाँ पे क्या हो रही है, ईडी, एक्सेस डिमांड हो रही है। ये आंसर है आपके पास। बाकी ये दोनों एमसीक्यूज आ चुके हैं 2011 के पेपर में। सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट बिलीव रिडक्शन इन द टैक्सेस। सप्लाई साइडर कौन होते हैं, जो कि बिलीव करते हैं कि इकोनॉमी में एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज़ करके आप बूस्ट कर सकते हैं टूवर्ड्स फुल एम्प्लॉयमेंट। ऐसी पॉलिसीज़ बनाना जिससे सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज़ हो। सो टैक्सेस को कम करके आपकी आउटपुट इंक्रीज़ हो सकती है। ना तो ये, ना ये, ना ये, आउटपुट बढ़ेगी, ये देखें प्राइसेस कम हो जाएंगी, ये आपकी जीडीपी राइज करके। सो आंसर इज पी। हाइपर इन्फ्लेशन हैव वन कॉज। हाइपर इन्फ्लेशन का वन कॉज कौन सा है, एक्सेस डिमांड फॉर वेज इंक्रीजेज बाय वर्कर। वन कॉज, कॉज की बात की है, इफेक्ट की बात नहीं की है, ये इफेक्ट है। हाइपर इन्फ्लेशन से वर्कर्स ने कहा हमारी वेजेस बढ़ाओ। कॉज ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन, डिफेंस स्पेंडिंग, डिफेंस स्पेंडिंग करने की वजह से हाइपर इन्फ्लेशन नहीं आता।
ये नवाज शरीफ तो कह सकता है, लेकिन हम नहीं कहते हैं। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं जी। एक्सेस मॉनेटरी ग्रोथ, कहते हैं ना इन्फ्लेशन इज़ ऑलवेज अ मॉनेटरी फिनोमिना। ये किसने कहा था, ज़रा देखिएगा। ये मनी सप्लाई है। मनी सप्लाई की इंक्रीज, एक्सेसिव ग्रोथ इन मनी सप्लाई लीड्स टू इंक्रीज इन हाइपर इन्फ्लेशन। डबल द मनी सप्लाई डबल विद द प्राइस लेवल। सो ये आपके पास बनता है। कंट्रोल करने से तो नहीं होगा ना, ये तो नहीं हो। सी आपका आंसर है। द इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज इज रिटन एज एम वी पी वाई, एम वी पी टी, टी वाई क्यू, कुछ भी आ जाए ये आपके पास देखे ना, ये आंसर बनता है। सिचुएशन है एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज हॉरिजेंटल, इट मीन्स दैट इन एग्रीगेट सप्लाई इज हॉरिजेंटल, दिस इज योर हॉरिजेंटल एग्रीगेट सप्लाई। अगर आप रिचर्ड टी फ्रोइन की बुक देखें ना, तो उसके अंदर ना 3 सप्लाई कर्व्स बनी हुई हैं। इसे कहते हैं केन्जियन एक्सट्रीम केस, या एग्रीगेट सप्लाई इन 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 द सिचुएशन ऑफ डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन। तो इसमें प्राइसेस चेंज नहीं हो रही होती, ठीक है जी, और फर्म कैन इंक्रीज आउटपुट विदाउट चेंज इन द प्राइसेस। तो क्या सिचुएशन है, ये बेसिकली केन्जियन इंडिकेट कर रहा है। तो आगे देखते हैं। फर्म्स कैन नॉट इंक्रीज आउटपुट, फर्म्स आर अनविलिंग टू नो, फर्म विल इंक्रीज आउटपुट ओनली इफ प्राइस राइज, नो, फर्म विल इंक्रीज आउटपुट एट करंट प्राइसेस, प्राइसेस चेंज नहीं हो रही हैं। आपका आंसर ये है। द सिंपल केन्जियन एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज सिंपल केन्जियन एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। एक्सट्रीम केस ऊपर आ गया, दिस इज सिंपल केन्जियन, सिंपल एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज दिस। मैं एग्रीगेट सप्लाई की वीडियो नहीं बना सका, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड की, केन्जियन और इन्वेस्टमेंट की थेरीज भी, वो मैं जल्द वीडियो बनाऊंगा। मेरा इरादा ये है कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें ऑल इम्पॉर्टेंट कर्व्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वो डिस्कस हो जाएं। तो उसके बाद होगा ऑल द इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स या कर्व्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें सारी ब्रांचेस में क्या आ जाएंगे। तो उससे बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। ये यानी कि जो कर्व्स होते हैं ना, उनमें जिनमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है, तो वो मैं इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगा विद इन 2-3 days. So this is upward sloping and output, your real GDP is increasing. In depression, economy along horizontal aggregate supply curve. अभी बताया भी है, फिर दोबारा दूसरा MCQ उसने दे दिया। This is a situation, Keynesian extreme case, aggregate supply curve is horizontal. ऐसी सिचुएशन में Keynesian assumption है कि wages and prices are sticky डाउनवर्ड बट फ्लेक्सिबल अपवर्ड। ये कौन कहता है, ये केन्स कहता है। स्टिकी डाउनवर्ड, ठीक है जी, रिजिड डाउनवर्ड बट फ्लेक्सिबल अपवर्ड। वेजेस बढ़ सकती हैं, कम नहीं हो सकती प्राइसेस। तो यहाँ पर ये इस सेंस में इसने कहा है वेजेस एंड प्राइसेस आर स्टिकी डाउनवर्ड। आपका बी ऑप्शन बन सकता है, वेज एंड प्राइसेस आर कंटिन्यूसली फॉलिंग। भाई फॉलिंग हो रही हैं तो ये हॉरिजॉन्टल कैसे है, ये तो यूँ होनी चाहिए, ये नहीं हो सकता। रियल जीडीपी कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज। क्यों भाई, आप तो आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हैं, आपकी तो प्राइस और वेजेस और वो तो कांस्टेंट है, तो ये नहीं हो सकता। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है। इधर से आंसर आपके पास ये वाला जो दिया हुआ है इसके अंदर। सो आपके पास क्या हो गया, आपका आंसर यही बनता है। ये केन्स की अजम्पशन है। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ रिलेटिवली लो, अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटिव लो नहीं, वेरी हाई होती है। सो बी इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 हाईलाइट किया हुआ मैंने आपके लिए। इंक्रीज इन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट अबव द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सो आपका जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो दो अनएम्प्लॉयमेंट से मिलकर बनता है, फ्रिक्शनल प्लस स्ट्रक्चरल। ये जो फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है ना, ये दोनों मिला के आपकी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बनती है। सो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से आप आगे या पीछे जाते हैं साइक्लिकल मूवमेंट की वजह से, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। टू विच इंग्लिश लेटर द एवरेज कॉस्ट किस इंग्लिश लेटर की तरह होती है, GAT। आपको पता ही है कि कॉस्ट कर वो जो यू शेप्ड हाइपोथेसिस, यू शेप्ड, ये ट्रेडिशनल थेरी यू शेप्ड हाइपोथेसिस कह गया। ये यू शेप्ड आपके पास ट्रेडिशनल थेरी ऑफ कॉस्ट है, तो एवरेज टोटल कॉस्ट आपकी यू शेप्ड होती है। सी इज़ द आंसर।
एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती क्या है? दीज आर द बेनिफिट्स दैट अ फर्म विल अचीव बिकॉज ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़। लाइक क्या हुआ कि फैक्ट्री है जी, और फैक्ट्री के इर्द गिर्द कहीं पे क्या बनना शुरू हो गए, बैंक्स बन गए, गवर्नमेंट ने रोड बनवा दिया, गवर्नमेंट ने आईटी टावर लगवा दिया, गवर्नमेंट ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बना दिया। गवर्नमेंट तो नहीं, अब प्राइवेट सेक्टर ने क्या करना शुरू कर दिया, वहाँ पे ना प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनी आ गई, वैगन चला दी वहाँ पर। लो जी, अब फैक्ट्री वाले को अपनी ट्रांसपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं है, मज़दूर ऑटोमेटिकली वहाँ पे पहुँच जाएंगे। सो दीज ऑल विल डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ द फर्म। एक्सटर्नल बेनिफिट मिल गए फर्म को, इससे फर्म की सप्लाई राइज करेगी। इफ फर्म प्रोड्यूस मोर देन द ऑप्टिमल कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट आता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के अंदर। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट ये जी पॉइंट है आपके पास, इससे अगर आप आगे जाते हैं डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल स्टार्ट हो जाती है। डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, द आउटपुट लेवल वेयर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। ये मैं पहले आपको करवा चुका हूँ। ये बेसिकली आपके पास दिस इज़ अ सिचुएशन, दिस इज़ योर ए आर, दिस इज़ योर एम आर। ठीक है जी, एम आर 0 होता है, ये मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होती है। इससे नीचे लेस देन 1 है, इससे ऊपर ग्रेटर देन 1 है। तो जब इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होती है तो एम आर 0 होता है। बी आंसर है आपका। अब ये क्वेश्चन था, मैंने हाईलाइट तो नहीं किया, लेकिन ये मैंने लास्ट टाइम भी ये की करवाया है, लेकिन इसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है। ठीक है, तो वो इस तरीके से हो सकती है कि दिस इज़ योर मार्केट सप्लाई कर्व डेली वाली, दिस इज़ योर शॉर्ट पीरियड सप्लाई, एसपीएस कह रहा हूँ। अब जो, या इसे आप सिंपल सप्लाई कह सकते हैं, ये सप्लाई और डिमांड के इक्विलिब्रियम से जो प्राइस डिटरमिन हुई, ये इनिशियली तो ये यहाँ पे ही है। अब होता ये है कि ये आप फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर देखेंगे वन होगा। अब एनी चेंजेस इन अकर डिमांड में, ये है योमिया आपकी जो डेली बेसिस वाली सप्लाई को मार्केट सप्लाई कहते हैं। इसी की प्राइस को मार्केट प्राइस कह रहे हैं आप। जो आपकी नॉर्मल प्राइस होती है वो सप्लाई और डिमांड के लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम से एडजस्ट होती है। डेफिनेशन आपने ज़रूर देखनी है। क्या देखना है, आज नोट कर लें अभी। क्या आपने देखना है, व्हाट इज़ मार्केट सप्लाई, नॉट मार्केट प्राइस। मार्केट सप्लाई और आपकी जो नॉर्मल सप्लाई है, जिसे शॉर्ट पीरियड सप्लाई भी कहेंगे, लॉन्ग पीरियड सप्लाई भी कहेंगे, ये 3 किस्म की होती हैं। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इनिशियल इक्विलिब्रियम पे तो ये ठीक है, इक्वल है, लेकिन अब इसका सवाल क्या है, एम्बिग्विटी है यहाँ पे। बस आपने फिर चांस लेना है। अब अगर डिमांड इंक्रीज़ होती है तो यू विल सी कि इम्पैक्ट जो है डिमांड के इंक्रीज़ होने का जो ज़्यादा पड़ा है वो वर्टिकल सप्लाई यानी कि मार्केट सप्लाई पे पड़ा है। सो यहाँ पे क्या हो गया, योर मार्केट सप्लाई इज़ ग्रेटर देन योर नॉर्मल प्राइस। क्यों, इधर डिमांड इंक्रीज़ हुई, यहाँ क्योंकि सप्लाई फ्लेक्सिबल थी तो इधर इतनी प्राइस इंक्रीज़ नहीं होगी, यहाँ प्राइस इंक्रीज़ होगी ज़्यादा। यूजली मैंने जो लॉजिक पिछली दफ़ा भी दी थी कि ये जो आपकी मार्केट सप्लाई वाली प्रोडक्ट्स होती हैं ये पैरिशेबल होती हैं, इनकी सप्लाई फिक्स होती है। अगर डिमांड इंक्रीज़ हो जाए तो इनकी प्राइस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू योर नॉर्मल प्राइस। सो यहाँ पे अगर वो कॉन्सेप्ट पूछ रहा है ये वाला कि वी आर एट पॉइंट ई, जहाँ पर सारे सप्लाई कर्व एक दूसरे को कट करते हैं, इक्वलिब्रियम में होते हैं, सो यू कैन से कि ओके जी ये इक्वल है। तो लेकिन अगर वो इस सेंस में पूछता है कि ये पैरिशेबल सप्लाई, ये वर्टिकल होती है, तो यहाँ पे प्राइस ज़्यादा होती है, यहाँ पे प्राइस कम होती है। कन्वर्टेबल मनी मींस जो गवर्नमेंट कन्वर्ट कर दे गोल्ड के अंदर, ये बेसिक सी बात है। डिमांड डिपॉजिट मींस, डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं भाई, आपके चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं, किसी भी टाइम आप इसमें से पैसे निकलवा सकते हैं। यूजुअली इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता। अब ये अगेन एक कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है जी, आंखें बंद करके जो हजरात करते हैं काम, वो कह देंगे कि भाई 2 हैं या 3 हैं या 4 हैं व्हाट्सएवर, लेकिन आप एक दफ़ा क्रॉस चेक कर लें। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट आपके पास है, करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, फाइनेंशियल अकाउंट है। कुछ जगहों पे होता है करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट एंड ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, यानी एरर एंड ओमिशन वाला। अब बताएं, यहाँ तो 4 हो गए।
मैंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट से जस्ट अभी चेक किया थोड़ी देर पहले, तो पाकिस्तान में क्या है कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट को इकट्ठे बताया गया है। अब इसने कंट्री स्पेसिफाई नहीं किया ऑफ अ कंट्री, ठीक है जी। अब हो गया क्या, ये या तो हबीबुल्ला वसीर की बुक से उठा दिया होगा, बेसिक सा है MCQ। तो होना ये चाहिए कि टीचर को ना पहले पेपर ये बनाने वाला ना खुद तो पहले सॉल्व करे ना, उससे समझ आए। बना के पकड़ा देते हैं, बच्चों के हवाले कर देते हैं। होना ये पहले उनको करवाएं, खुद पास नहीं हो सकते, ये वाला पेपर बना देते हैं। अच्छा, तो क्या हो गया। अगर पाकिस्तान के हिसाब से देखें तो स्टेट बैंक ने 2 कंपोनेंट मेन बनाए हुए हैं, इसको मर्ज किया हुआ है कैपिटल अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट को, और ये करंट अकाउंट है। सो दिस वुड बी 2। लेकिन अगर हम इनको इंटरनेशनली देखें तो वहाँ 2 नहीं है, ठीक है। कुछ कंट्रीज़ में ये 3 दिए हुए हैं, कुछ में ये 4 कंपोनेंट दिए हुए हैं। इस तरीके से देख सकते हैं आप। आपको पता तो होना चाहिए ना कि कौन कौन से होते हैं। अब यहाँ पर आ गया जी, इफ़ फर्म्स मार्जिनल रेवेन्यू एक्सीड्स इट्स मार्जिनल कॉस्ट मैक्सिमम प्रॉफिट रूल्स रिक्वायर्ड द फर्म इज़ दैट। अब यहाँ भी कन्फ्यूजन ही है, पता नहीं क्या इस। ये देखें जी, सिचुएशन चेक करें। दिस इज़ योर AR, दिस इज़ योर MR, दिस इज़ योर P, दिस इज़ योर MC एंड यू आर एट हेयर। और ये है जी सिचुएशन, Q1 पे आप हैं, Q1 पे आप हैं। योर MR is greater than MC, MR is greater than MC, you will increase the quantity in your perfect competition। ये एक बात लॉक कर लें, ये डिसाइड हो गई कि परफेक्ट कंपटीशन में अगर MR ग्रेटर देन MC होगा तो आप आउटपुट इंक्रीज करेंगे, ठीक है जी। इफ फर्म्स मार्जिन रेवेन्यू एक्सीड्स द मार्जिनल कॉस्ट, मैक्सिमम प्रॉफिट रूल क्या कहता है, इंक्रीज इन आउटपुट इन बोथ परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन, इंक्रीज इन आउटपुट इन परफेक्ट कंपटीशन बट नो नेसेसरी इम्परफेक्ट कंपटीशन। अब आंसर इन दोनों में से ही कोई है। इंक्रीज इन आउटपुट इन परफेक्ट बट नो, फजूल बातें। अभी ज़रा मैं थोड़ा सा समझा दूँ आपको दोबारा। सो दिस इज़ योर इम्परफेक्ट मार्केट, दिस इज़ योर AR, दिस इज़ योर MR, दिस इज़ योर MC एंड दिस वुड बी द पॉइंट वेयर MC इज इक्वल टू MR, दिस इज़ योर प्राइस। अब कहानी सुने, स्टोरी ये है, दिस इज योर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड यू आर हेयर, योर MR इज ग्रेटर देन MC, MR इज ग्रेटर देन MC, MR ऊपर MC नीचे। भाईजान ये आपके पास Q1 है, कोई बेवकूफ़ ही होगा जो यहाँ पे रुकेगा। वी विल मूव फर्दर इन इम्परफेक्ट मार्केट, और हम ई पॉइंट तक आएंगे, चाहे परफेक्ट मार्केट हो चाहे इम्परफेक्ट मार्केट हो। दिस रूल इज़ फॉलोड एवरीवेयर। सो माई आंसर इज A, और A ही आंसर बनता है। एक हमारे भाई हैं, पता नहीं कौन है, मुझे नहीं पता उनका, लेकिन ये मैं एक जगह वीडियो देख रहा था, उसने कहा कि जी नहीं जी, परफेक्ट में तो करेंगे, इम्परफेक्ट में नहीं करेंगे। तो वो इसीलिए ये इन्हीं क्वेश्चंस, ये 2-3 है, मैंने इसके लिए ये वीडियो बनाई कि ज़रा कुछ चेक कर लीजिए। मेरी कोई गलती हो तो आप मुझे ज़रूर मैसेज कर दिया करें, पब्लिकली मैसेज कर दिया करें कि सर ये ऐसे नहीं हो सकता, या ज़रा एक दफ़ा चेक कर लें, ठीक है। तो अच्छी बात होती है कि इंसान हर वक्त सीख रहा होता है। तो ये हो गया जी, आगे चलते हैं। सपोज दैट द नेट एक्सपोर्ट्स वर बिकम मोर सेंसिटिव टू चेंज इन द इंटरेस्ट रेट। अच्छा, अब ये जो ISLM मॉडल है ना, यानी ISLM मॉडल, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ये ओपन इकोनॉमी का ISLM मॉडल यहाँ डिस्कस हो रहा है। यानी कि इसके अंदर आपका ये जो इन्वेस्टमेंट कर्व होगा ना, I + G + X, ये वो डिस्कस होगा यहाँ पे। IS डिस्कस हो रहा है यहाँ पे, LM डिस्कस नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो पहले तो ये भी गया और ये भी गया। Suppose that net exports were to become more sensitive to change in interest rate. So इसका मतलब ये है कि आपका यही जो कर्व है इन्वेस्टमेंट वाला, जिसमें अब G और X भी डाला है मैंने, ये फ्लैटर है, मोर इलास्टिक है। थोड़ी सी चेंज इंटरेस्ट रेट में विल ब्रिंग मोर चेंज इन दिस कर्व, इट विल मेक योर IS कर्व फ्लैटर। ओपन इकोनॉमी ISLM मॉडल, आपका IS कर्व फ्लैटर बनेगा जब आपका दिस I + G + X कर्व विल बिकम फ्लैटर। आपका
मोर सेंसिटिव होगा चेंज इन इंटरेस्ट रेट, यू रिफ्लेक्ट द चेंज इन ड्राइंग बाय फ्लैटर आई एस कर्व। कैसे हो सकता है स्टीपर आई एस कर्व? हैरत है, मुझे तो अफसोस भी होता है कुछ लोगों के कॉन्सेप्ट्स पे। सो फ्लैटर आई एस कर्व आपका होता है, यू कैन चेक इट। नेक्स्ट इज 49, द पोजिशन एंड द शेप ऑफ एनी इंडिफरेंस कर्व फॉर एनी पर्टिकुलर कंज्यूमर्स आर गवर्नड बाय। तो क्या होता है कि ये जी पोजीशन बात हो रही है किधर क्या, द पोजीशन एंड द शेप ऑफ एनी इंडिफरेंस कर्व फॉर एनी पर्टिकुलर कंज्यूमर्स आर गवर्नड बाय हिज और हर टेस्ट एंड बाय द अमाउंट ऑफ द इनकम और बजट, solely by his or her taste, solely by the prices of the goods and bought, by the prices। देखें, इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करते हुए हम प्राइसेस की तो बात ही नहीं कर रहे होते। इंडिफरेंस कर्व की बात कर रहा हूं मैं, बजट लाइन की बात नहीं कर रहा। तो मैं इनकम कैसे डिस्कस कर सकता हूं? ना प्राइसेस हो सकती हैं ना इनकम हो सकती है। मैंने अभी क्रॉस चेक नहीं किया या किसी सोर्स से, टू बी ऑनेस्ट। मैं अपने जस्ट नॉलेज की बेस के ऊपर जो मेरे जहन में है, जस्ट ऐसे ही, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरे जहन में मेरे सामने इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, आई विल गो विद दिस। इंडिफरेंस कर्व मेरे टेस्ट से डिटरमिन होगा, मेरा इंडिफरेंस कर्व है ना। देखें, दिस कैन बी लाइक दिस, दिस कैन बी लाइक दिस। मेरा इंडिफरेंस कर्व टिल्ट टूवर्ड्स वाई हो सकता है, टिल्ट टूवर्ड्स एक्स हो सकता है। ये मेरा टेस्ट है जो इसको इस तरफ लेके जा रहा है या इस तरफ लेके जा रहा है, इसकी शेप और पोजीशन। मेरी इनकम तो वो बजट लाइन लेके आएगी ना, बजट लाइन से ही प्राइसेस और इनकम तो बजट लाइन से एसोसिएटेड है। सो द होली थिंग इज योर टेस्ट। आई विल गो विद बी। आप चेक कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। सो माई आंसर वुड बी नंबर बी। उसकी लॉजिक मैंने आपको दी है कि प्राइसेस और इनकम एसोसिएटेड विद बजट लाइन होती है।